दृष्टि आईएएस के इन न्यूज़ प्रोग्राम में आपका स्वागत है। और कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। तो चलिए आज हम एक टॉपिक पर डिस्कशन शुरू करते हैं जो दरअसल एलिफेंट और उनके रास्तों यानी कॉरिडोर से संबंधित है। पिछले कुछ समय से जैसे जैसे भूमि के बदलाव में हमें अंतर देखने को मिल रहा है, जैसे जैसे मनुष्य भूमि का उपयोग बढ़ाता जा रहा है, वैसे ही वन्य जीवों के उपयोग के लिए जो भूमि मौजूद थी उसमें कमी आ रही है। और भूमि के उपयोग में आने वाली जो कमी है वह एक बहुत बड़ी वजह बन रही है मनुष्यों और जीव जंतुओं के बीच में संघर्ष को लेकर के। तो ऐसा ही एक विषय आज हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं, यानी हाथी गलियारों से संबंधित है। एलिफेंट कॉरिडोर्स की बात कर रहे हैं। तो हाथी गलियारों की वाजिब पहचान देगी हाथियों को सुरक्षा। तो ऐसी बात क्यों कही गई है? दरअसल हाल ही में पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने इस तरह के बढ़ते मामलों को एड्रेस करते हुए कुछ गाइडलाइंस जारी की हैं, कुछ बातें कही हैं, जिसके तहत उन्होंने हाथी गलियारों यानी एलिफेंट कॉरिडोर्स की सुरक्षा बढ़ाने की बात कही है। तो आज की जो न्यूज़ है उसमें अभी हम जो इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको देखेंगे। उसके अलावा हम इस टॉपिक की शुरुआत एशियाई हाथी के साथ आगे बढ़ाएंगे ताकि हम एशियाई हाथी के जरिए ही भारत की स्थिति को भी देख सकें। उसके बाद भारत के हाथी गलियारों की सुरक्षा और इससे जुड़ी क्या स्थितियां हैं उनको समझेंगे। प्रोजेक्ट एलिफेंट भारत में चलाया जा रहा है उसके बारे में जानेंगे। इससे जुड़ी चुनौतियां क्या हैं, निष्कर्ष क्या हैं, और हमेशा की तरह एक सवाल जिसे आप लिखने का अभ्यास करेंगे, समझने का अभ्यास करेंगे। ठीक है, यह विषय पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी से जुड़ता है, इसलिए इसे हम जीएस पेपर 3 के अंतर्गत कवर करेंगे। साथ ही जलवायु परिवर्तन और जीव जंतुओं की सुरक्षा, इन सारे मुद्दों को इसमें समेटा गया है। न्यूज़ देखते हैं। न्यूज़ है कमिंग सून अ प्रोजेक्ट टू सिक्योर इंडियाज एलिफेंट कॉरिडोर्स, यानी एक प्रोजेक्ट लाने की बात कही जा रही है जो भारत में कॉरिडोर्स की सुरक्षा को बढ़ाएगा। इसी के कुछ पॉइंट है, यानी हाथी गलियारों की पहचान करने और उन्हें सुरक्षित करने के लिए एक परियोजना लाए जाने की बात केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की तरफ से कही गई है। हाथी रिजर्व के भूमि कवर और भूमि उपयोग की इसमें मैपिंग की जाने की बात है, जिसके लिए ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम का उपयोग भी किया जाएगा, यानी पूरे लैंड की मैपिंग की जाएगी। उन रिजर्व्स को देखा जाएगा जहां पर जिस रास्ते से होते हुए हाथी जाते हैं उन रास्तों को नोटिस किया जाएगा, कहां से जाते हैं, कितना भूमि का कवर उसके अंतर्गत किया गया, यानी पूरी तरह से एक वैज्ञानिक पद्धति को इससे जोड़ने का प्रयास किया गया है। दरअसल कुछ रिपोर्ट्स आई थी जिसमें यह भी बताया गया था कि जिन क्षेत्रों को हाथी गलियारों के रूप में केंद्र ने अधिसूचित किया है, वैसे ही कुछ क्षेत्र जो राज्य ने अधिसूचित किए हैं उन दोनों के बीच में मिसमैच हो रहा था, यानी मैच नहीं कर रहा था। इससे आप समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी दुविधा हो रही है उनकी मैपिंग को लेकर के ही कि कौन सा क्षेत्र हाथी गलियारे से संबंधित है या कौन सा क्षेत्र नहीं है। इसके अलावा एक जो चैलेंज है वह क्या है? सबसे बड़ा चैलेंज है भूमि को लेकर के, यानी भूमि के पैटर्न में जो जंगलों के लिए भूमि मौजूद थी, हाथियों के लिए भूमि मौजूद थी, जीव जंतुओं के लिए मौजूद थी, मनुष्य ने उसे अपने आवास, कृषि, रेलवे और खनन, बांध आदि के लिए अपना उपयोग करना शुरू कर दिया। इस वजह से जो एलिफेंट्स कॉरिडोर थे, यानी वे रास्ते थे जहां से हाथी गुजरते थे, अभी हम उनकी बात करेंगे, उसमें गिरावट आने लगी, हाथियों के आवास में गिरावट आने लगी, जिसकी वजह से मनुष्यों का और हाथियों का संघर्ष होना स्वाभाविक बात है और वह हमें दिख भी रहा है। तो शुरुआत करते हैं एशियाई हाथियों से। एशियन एलिफेंट्स जो मुख्य रूप से भारत जैसे एशियाई देशों की भूमि में मौजूद हैं, और अगर हम इनको IUCN की लिस्ट में देखें तो इनकी संख्या में गिरावट देखी जा रही है। इनका जो हैबिटेट है डिक्रीज हो रहा है और इन्हें इंडेंजर्ड कैटेगरी में शामिल किया गया है। इसी तरह अगर हम साइट्स की सूची में देखें तो साइट्स में इन्हें अपेंडिक्स 1 में शामिल किया गया है। भारत के वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के तहत देखें तो इन्हें शेड्यूल 1 में शामिल किया गया है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, परीक्षा में अक्सर ऐसे पॉइंट्स से सवाल बन जाते हैं, तो याद रखिएगा इस बात को। ठीक है, ये पूरा एरिया है, कुछ प्रमुख देश हैं एशियाई स्तर पर जहां पर ये जीव मौजूद हैं, यानी हाथी मौजूद हैं। खासतौर से कौन से? एशियन एलिफेंट्स। तो भारत में मौजूद है प्रमुख रूप से नेपाल में, भूटान में,
बांग्लादेश, यहाँ श्रीलंका, इधर म्यांमार, इधर थाईलैंड और वियतनाम कुछ प्रमुख देश हैं जहाँ पर ये जीव मौजूद हैं। एक बात और याद रखिएगा कि पाकिस्तान से ये विलुप्त हो चुके हैं। तो पाकिस्तान में पहले पाए जाते थे लेकिन अब मौजूद नहीं है। एक बात और कि भारत में इन एशियाई हाथियों की लगभग 55 से 60% आबादी मौजूद है। ठीक है, याद रखिएगा। 2017 की गणना जब की गई थी हाथियों को लेकर के तो पता चला था, जो बात अभी हमने डिस्कस की, 55% से 60%, और जो इनकी संख्या बताई गई थी वह 27,000 से लेकर लगभग 30,000 के अंदर ऐसा माना गया था कि भारत में हाथी मौजूद हैं। एक सवाल और बनता है प्रमुख रूप से कि भारत में कौन कौन से राज्य हाथियों की संख्या के मामले में टॉप 3 में आते हैं। तो नंबर पहले पर है कर्नाटक, दूसरे पर है असम और तीसरे पर है केरल। इसको भी याद रखिए। 2005 और 2017 के बीच में जो एलिफेंट कॉरिडोर्स हैं उनका आंकड़ा जारी किया गया था मंत्रालय की तरफ से। 2005 में जो गणना की गई थी उसके तहत 88 गलियारों की पहचान की गई थी जहां से हाथी होकर के गुजरते हैं। इसकी जो पहचान की थी वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया, साथ ही भारत के जो पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, उन दोनों ने मिलकर। उसके बाद 2017 में इसका नया डेटा रिलीज किया गया जिसमें हाथी गलियारों की संख्या 101 बताई गई है। ठीक, हाथी गलियारों की हम इतनी देर से बात कर रहे हैं, सवाल ये है हाथी गलियारे होते क्या हैं। देखिए, जैसे अगर हम एक उदाहरण के रूप में समझें तो यहाँ पर 2 जो रिजर्व हैं हाथियों के उनका मैप दिया गया है। एक है थिरुनेल्ली रिजर्व फॉरेस्ट, दूसरा है कुड्राकोटे रिजर्व फॉरेस्ट। हम कहेंगे कि ये हाथियों का आवास स्थल है। तो हाथियों के 2 या 2 से अधिक, ये आवास है, ये आवास है, 2 या 2 से अधिक आवासों को जोड़ने वाला वह संकीर्ण गलियारा, यानी वह पतला गलियारा, जहां से होकर के ये हाथी एक स्थान से दूसरे स्थान पर अपने एक आवास से दूसरे आवास तक जा सकते हैं। और इसकी वजह क्या है? क्योंकि हाथियों को घूमना फिरना पसंद है। उनके जो घूमने फिरने का रेंज है लगभग 250 से 300 वर्ग किलोमीटर के आसपास, तो वो कवर करते ही रहते हैं। इससे आनुवंशिकी का जो फायदा है वह भी पर्यावरण को मिलता है हाथियों का। आगे अभी हम और इस पर डिस्कस करेंगे। तो ये हुआ हाथी गलियारे की बात। खास तौर से जो हाथियों से संबंधित गलियारा है उसका एक फायदा यह भी है कि वह मानव हाथी संघर्ष की स्थिति से इन्हें बचाता है। यानी एक ऐसा रास्ता हाथियों को दे दिया जाए जहां से वे बिना किसी व्यक्ति के, किसी समूह के संपर्क में आए अपने रास्ते से दूसरे आवास तक जा सके। वहीं अगर इस गलियारे में अगर कोई व्यक्ति पहुंच जाएगा तो उनका हाथियों से टकराव होना एक स्वाभाविक बात हो सकती है। यहाँ पर भारत सरकार ने कुछ प्रमुख गलियारों की पहचान की है, जिसमें से कि पहला है नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया के क्षेत्र में, यहाँ पर आप देखिए। दूसरा है नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया, यानी नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में। अगला है सेंट्रल इंडिया, खासतौर से ईस्ट सेंट्रल इंडिया का क्षेत्र, यानी पूर्वी मध्य भारत का एरिया। उसके बाद है सदर्न इंडिया। तो कुछ प्रमुख यहाँ पर जो हाथियों से संबंधित क्षेत्र हैं उनको दिखाया गया है। पहले वाले में उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड, यहाँ पर 2 राज्य प्रमुख हैं। यहाँ पर सिक्किम, असम, अरुणाचल और साथ ही मणिपुर, यहाँ प्रमुख की बात की जा रही है। इसी तरह यहाँ पर उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल, यहाँ पर प्रमुख रूप से कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु, ये प्रमुख क्षेत्र हैं जहाँ पर हाथियों से संबंधित प्रोजेक्ट चलाए जा रहे हैं। अब एक और प्रोजेक्ट की हमने बात की थी, प्रोजेक्ट एलिफेंट, जो काफ़ी पहले से चलाया जा रहा है। प्रोजेक्ट टाइगर की ही तरह इसमें प्रोजेक्ट एलिफेंट को शुरू किया गया था और इसका जो मुख्य उद्देश्य था वह था हाथियों की सुरक्षा को बनाए रखना। इसको 1991
92 में शुरू किया गया था पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की तरफ से, और इसमें हाथियों, उनके आवास और उनके कॉरिडोर की सुरक्षा को बनाए रखने की बात थी। इसके अलावा जो मानवों का हाथियों से संघर्ष हो रहा है उसके मुद्दे को यहाँ पर समझने की बात थी। हाथियों से संबंधित जो उनको एक तरीके से बंदी बना लेना, उनकी जो अन्य सुरक्षा से संबंधित मुद्दे थे उनको यहाँ पर देखा गया। इसके अलावा हाथियों की जो संख्या है, जीव संख्या है, उन पर रिसर्च और मॉनिटरिंग पर इसका फोकस था प्रमुख रूप से। तो इस प्रोजेक्ट को आप इस तरह से याद रखिए कि यह क्यों लाया गया। अब एक और बड़ा सवाल ये है कि हाथियों की सुरक्षा की इतनी ज़्यादा बातें की जा रही हैं, मानव संघर्ष से बचाना, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो ऐसा क्यों किया जा रहा है? आखिर हम क्यों बचाएं हाथियों को? तो देखिए, हाथी पर्यावरण के संबंध में एक कीस्टोन प्रजाति मानी गई है। कीस्टोन प्रजाति दरअसल एक ऐसी प्रजाति होती है जिसका सामुदायिक स्तर पर बड़ी भागीदारी होती है। ऐसी एक प्रजाति, यानी ऐसी प्रजाति जिसकी सामुदायिक संरचना पर बड़ा प्रभाव छोड़ती है, साथ ही साथ पर्यावरण जो उसका एक इकोसिस्टम है उसमें एक केंद्रीय भूमिका निभाती है। अगर हम इनको समझें तो कैसे केंद्रीय भूमिका यह निभाती है? देखिए, इसको लैंडस्केप आर्किटेक्ट माना गया है, यानी जो अवसंरचना वहाँ पर मौजूद है उसका यह एक तरीके से पुनर्निर्माण करता हुआ चलता है। जो भी बड़े वृक्ष या बड़ी टहनी या बड़े पौधे उग रहे होते हैं, अनावश्यक रूप से उग रहे होते हैं, पहली बात तो ये उनको तोड़कर नष्ट कर देते हैं। कई सारे जो नए पौधे किसी अन्य पौधों की वजह से नहीं उग पा रहे हैं, उनकी वृद्धि में भी सहायक होते हैं। यानी एक आर्किटेक्ट माना गया है एक बड़े भूभाग के स्तर पर, वनों के स्तर पर। इसके अलावा ये जो बीज खाते हैं, फल खाते हैं, पेड़ पौधे खाते हैं, उसके बीजों को, इनकी पाचन शक्ति चूंकि कमजोर होती है, उस आधार पर ये जब बीट करते हैं, मल करते हैं, तो उस समय हर जगह तक फैलाते हुए चलते हैं। इससे क्या होता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर बीज गिरते रहते हैं और बीज वहां से उग करके नए पौधे बनते हैं। यानी जो एक डाइवर्सिटी है उसको ये बढ़ाते हैं। अगला, इन्हीं मल के द्वारा जो छोटे जीव हैं उनको पोषण प्राप्त होता है, छोटे कीट हैं। इसके अलावा जब सूखे जैसी स्थिति आती है तब ये बड़े गहरे गड्ढे खोद करके अन्य जीवों के लिए भी पानी को उपलब्ध कराते हैं, खुद के लिए तो कराते ही हैं। खाद्य श्रृंखला में इनका एक बड़ा रोल है। यानी कई जो, जैसे अगर हम शेर की बात करें या चीते की बात करें, बाघ की बात करें, तो वह जो छोटे हाथी हैं या युवा हाथी हैं उनका शिकार भी करते हैं। इस आधार पर खाद्य श्रृंखला का एक हिस्सा है। इसके अलावा एक हाथी यदि मर जाता है तो उसका शरीर कई सारे जीव जंतुओं के लिए, कई सारे कीट पतंगों के लिए खाने का सोर्स बनता है। यानी हम ओवरऑल कह सकते हैं कि अम्ब्रेला प्रभाव है इसका। भारत जैसे जैव विविधता से संपन्न देश के लिए या विश्व के अन्य देशों के लिए हाथियों का संरक्षण किया जाना बहुत आवश्यक है। इसके अलावा जो भारत के, अगर हम कल्चरल एस्पेक्ट को देखें तो हाथी की भारत में पूजा की जाती है, उसको हम एज ए देवता के रूप में पूजते हैं। इस आधार पर भी हाथियों का महत्व भारत के लिए बढ़ जाता है, तो उनका संरक्षण किया जाना आवश्यक है। चुनौतियां क्या है इस संरक्षण में? तो पहली और बड़ी चुनौती उनके प्राकृतिक आवास में कमी, साथ ही जो भूमि मौजूद है हाथियों के रहने के लिए उसमें एक तरीके से हमें अतिक्रमण होता हुआ दिख रहा है मनुष्यों के द्वारा। ऐसे में जो संघर्ष है मनुष्यों का हाथियों के साथ होता रहता है, जिसमें कई सारे हाथियों की भी मृत्यु होती है, मनुष्यों की भी मृत्यु होती है। एक आंकड़ा जारी किया था मंत्रालय ने, उसमें 2009 से 2019 के बीच बताया गया था कि लगभग 1025 हाथियों की मृत्यु हुई, वहीं 4600 से ज़्यादा लोगों की मृत्यु हुई। यानी अगर हम सालाना स्तर पर समझें तो लगभग 450 से 500 लोगों की मौत इस संघर्ष में होती है। उसके बाद प्रतिशोध के रूप में लगभग 100 से ज़्यादा हाथियों को मार दिया जाता है। तो एक बड़ी चुनौती है जो इस वक्त मौजूद है। इसके अलावा वन आवरण में गिरावट आती जा रही है, जिसकी वजह से इनके जो प्राकृतिक आवास हैं वे कम होते जा रहे हैं, और जो मानव बस्तियां हैं वे ज़्यादा से ज़्यादा इस दिशा में, यानी जंगलों की ओर बढ़ती जा रही हैं। कृषि के लिए भूमि को साफ किया जाना ये भी एक चुनौती है। तो मानव से संघर्ष होना बड़ी चुनौती है। इसके अलावा हाथी दांत के लिए हाथियों का शोषण किया जाता है, कई बार उनको मार दिया जाता है, तो ये भी एक बड़ी चिंता का विषय है। और अवैध शिकार, अवैध तस्करी भी एक बड़ी चुनौती बनी हुई है इस क्षेत्र के लिए।
जो निष्कर्ष है, निष्कर्ष की अगर हम बात करें तो क्या समाधान इसका हो सकता है। देखिए, सबसे पहले तो सरकार को या फिर जो अन्य संस्थाएं कार्य कर रही है हाथियों के संरक्षण की दिशा में, वे ऐसा करती भी हैं दरअसल, तो भूमि अधिग्रहण करके उनको एलिफेंट कॉरिडोर्स के लिए एक तरीके से समर्पित कर देना, खासतौर से ऐसी भूमि जहाँ पर कृषि वगैरह नहीं की जा रही है, अन्य तरह का कोई वाणिज्यिक काम नहीं किया जा रहा है। इसके अलावा इनको एक नीतिगत सुरक्षा प्रदान किया जाना बहुत जरूरी है। हालांकि सुरक्षा दी गई है, लेकिन इसको भी और किस तरीके से मजबूत किया जाए। जैसे प्रोजेक्ट टाइगर चलाया जा रहा है, प्रोजेक्ट टाइगर में जो जिस तरह से बाघों की गणना की जा रही है, उसी तरह से इनकी भी गणना करने की बात अब मंत्रालय ने कही है। उसके लिए हाईटेक तकनीकों का, खासतौर से ऐसे कैमरों का कि कहाँ से निकलते हैं, कहाँ से जाते हैं, कहाँ कहाँ इनके फुटप्रिंट पड़ते हैं, तो पूरे एक एरिया को कवर करने की बात इसमें शामिल है। तो इसको नीतिगत सुरक्षा के तहत शामिल कर सकते हैं। इसके अलावा हाथी गलियारों को कानूनी सुरक्षा देने की बात भी मंत्रालय ने कही ही है। तो देखते हैं उनको पहचान करके, उनकी आइडेंटिफाई करके उन्हें फिर किस तरह से उनको सुरक्षित किया जाता है, जिसकी वजह से हम मानव संघर्ष वाली स्थिति को कम कर सकें। इसी तरह एक जो सामाजिक सहभागिता का मुद्दा है, यह बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है, जहाँ पर कई नीति निर्माताओं ने भी इस बारे में बताया है कि हम ऊपर से जितनी नीतियों को शुरू करना चाहते हैं, एक तरीके से मंत्रालय की तरफ से या अन्य तरफ से या फिर सरकारी एजेंसियों की तरफ से, उसको तो करना ही चाहिए। उसके अलावा एक और जो महत्वपूर्ण मुद्दा है वह यह है कि हम समुदाय को इस बारे में जागरूक करें, और समुदाय जब तक हाथियों या फिर अन्य वन्य जीवों की सुरक्षा से नहीं जुड़ेंगे, जागरूक नहीं होंगे उनकी सुरक्षा के बारे में, तब तक ये प्रयास पूरी तरह से सफल नहीं हो पाएंगे। ऐसे में समुदायों की भागीदारी किसी भी आरक्षित क्षेत्र के लिए, हाथियों की सुरक्षा के लिए, अन्य किसी भी जीव जंतुओं की सुरक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। एक और प्रोग्राम जो साइट्स ने चलाया हुआ है वह है माइक। तो अगर कभी परीक्षा में पूछ लिया जाए तो याद रखिएगा, इसका नाम है मॉनिटरिंग द इलीगल किलिंग ऑफ एलिफेंट्स। तो ये क्या करते हैं कि जहाँ पर भी इस तरह की गतिविधियाँ चलाई जा रही हैं अवैध शिकार की, उसको मॉनिटर करते हैं, और हाथियों से संबंधित यह पूरा प्रोजेक्ट है। तो इसको याद रखिए। चलिए आज का जो सवाल है उसको देखते हैं। सवाल है, हाथी गलियारे क्या होते हैं? भारत के संदर्भ में इनके महत्व पर प्रकाश डालिए। बहुत आसान सा सवाल है। बताइएगा कि हाथी गलियारे क्या हैं, उनकी आवश्यकता क्यों है, और किस तरीके से उनका उपयोग किया जाता है, आगे उनको किस तरह से संरक्षित करने की ज़रूरत है। एक उत्तर फ्रेम कीजिए, उसको सोचिए कैसे एक अच्छा उत्तर इसमें लिखा जा सकता है। तो आज के सेशन को यहीं ख़त्म करते हैं। आपसे मिलेंगे अगले सेशन में। तब तक परीक्षा नज़दीक है, पढ़ते रहिए, सेफ रहिए। शुक्रिया।